आज के इस टॉपिक में अपन राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। सिंचाई परियोजना में सर्वप्रथम अपन पढ़ेंगे राजस्थान की नहर परियोजनाओं के बारे में। नहर परियोजनाओं में राजस्थान में कुछ ऐसी भी नहरें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं और लगभग सभी एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे गंग नहर, गुड़गांव नहर, भरतपुर नहर, नर्मदा नहर। ये छोटी छोटी नहरें हैं, लेकिन इनका बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्व है। इसके अलावा इंदिरा गांधी नहर के बारे में आप सारे परिचित ही हैं। तो सबसे पहले अपन करते हैं गंग नहर। गंग नहर, गंग नहर का निर्माण काल 1922 से लेकर 1928, ये इसका निर्माण काल है। कहीं आपको 27 ही मिल जाएगा, कहीं 28 मिल जाएगा, लेकिन यही इसका निर्माण काल है। हम इसको 27 ही कर लेते हैं। 1927 तक का काल है, यानी ये इसका निर्माण का काल है गंग नहर का। अब गंग नहर के निर्माता कौन है? निर्माता थे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने इनका निर्माण करवाया। गंगा सिंह जी ने ब्रिटिश सरकार से कुछ उधार लिए, रुपए ऋण लिया। बहावलपुर के शासक के सहयोग से उन्होंने गंग नहर का निर्माण करवाया और खुद से भी कुछ इकट्ठे करके उन्होंने इस बड़ी परियोजना का, या राजस्थान की पहली नहर परियोजना का निर्माण किया। अब इसका उद्गम स्थल, इस नहर का जो उद्गम स्थल है वो सतलज नदी से है। किस नदी से है? सतलज नदी से है उद्गम स्थल। प्रश्न आ जाए कि गंग नहर का उद्गम स्थल कौन सी नदी है, तो कौन सी नदी आएगी? सतलज नदी आएगी। सतलज नदी से निकलती है। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि गंग नहर को पानी किन नदियों का मिलता है, तो अगर पानी का पूछ ले तो इसका उत्तर होगा रावी और व्यास नदियाँ। रावी और व्यास नदियों का, यानी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के मध्य जो रावी व्यास नदी जल समझौता हो रखा है, उस समझौते के अंतर्गत रावी और व्यास का जो हिस्से का पानी है वो हमें गंग नहर के माध्यम से और इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से राजस्थान को मिलता है। अब पानी कितना मिलता है? पहले 1.11 MAF पानी मिलता था, 1.11 MAF, और उसके बाद 1.44 MAF पानी मिलने लगा। तो ये इसका पैमाना है। इतना पानी अब वर्तमान में मिलना चाहिए। अब मिलता कितना है वो अलग बात है, इतना मिलना चाहिए, पहले इतना मिलता था। तो अब इस नहर के द्वारा सिंचित क्षेत्र कौन सा है? यानी गंगानगर, मुख्य रूप से कौन सा क्षेत्र है? गंगानगर, गंगानगर जिला। गंगानगर जिले में जोरावरपुर, शिवपुर, पदमपुर, रायसी नगर, ये तहसील हैं जो गंग नहर से सिंचित हैं। पानी किन नदियों से मिलता है? रावी व्यास का मिलता है। नहर का उद्गम बिंदु कौन सा है? सतलज नदी है। और कहाँ से निकलती है? तो सतलज नदी पर, यानी पंजाब में एक जगह है हुसैनीवाला। ये हुसैनीवाला से उद्गम होता है इस नहर का। पंजाब में फिरोजपुर के पास हुसैनीवाला नामक स्थान से गंग नहर का उद्गम स्थल है। अब गंग नहर की लंबाई 292 किलोमीटर है, 292 किलोमीटर, और शाखाओं की लंबाई, जो वितरिकाएं हैं, उनकी लंबाई 1280 किलोमीटर है। 1280 किलोमीटर वितरिकाएं, और मुख्य जो शाखा हैं उसकी लंबाई 137 किलोमीटर है। तो ये लंबाई यद्यपि नहीं पूछते हैं, विशेषकर आपको ये ध्यान रखना है कि पानी किन नदियों से मिलता है, एक, दूसरा कितना मिलता है, दूसरा फिर किस जिले को सिंचाई होती है, मुख्य रूप से गंगानगर को सिंचाई होती है। तो निर्माण काल 1922 से 1927। और ये प्रश्न एक बार पूछा हुआ है
कि कितना लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती है, यानी गंग नहर से 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। उद्गम स्थल कौन सा है? सतलज नदी। किन नदियों का पानी मिलता है? रावी और व्यास से। अब अपन अगली जो नहर करेंगे वो नहर है गुड़गांव नहर। गुड़गांव नहर का जो उद्गम स्थल है वो यमुना नदी से निकलती है। ये गुड़गांव नहर। गुड़गांव नहर उद्गम स्थल कौन सी है? यमुना नदी। यमुना नदी से निकलती है। निर्माण काल 1966 से लेकर 1985 की अवधि में इसका निर्माण हुआ। ठीक है, गुड़गांव नहर के बारे में। अब सिंचाई किसको होती है? भरतपुर में कामा, डीग, जुरेरा क्षेत्र में इसकी सिंचाई होती है। कामा, डीग और जुरेरा क्षेत्र में इसको सिंचाई होती है और लगभग 46,000 वर्ग किलोमीटर में इसकी सिंचाई होती है। कितने हजार वर्ग किलोमीटर में? 46,000 वर्ग किलोमीटर में सिंचाई होती है इसकी। यानी भरतपुर का जो सिंचित क्षेत्र है वो लगभग 46,000 वर्ग किलोमीटर हैं, सॉरी 46,000 हेक्टेयर हैं। 46,000 हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी गुड़गांव नहर से सिंचाई होती है। अब अगली नहर है भरतपुर नहर। भरतपुर नहर गुड़गांव नहर के समानांतर ही है। भरतपुर नहर गुड़गांव नहर के समानांतर हैं। उद्गम स्थल भी नज़दीक है दोनों का, यानी जो भरतपुर नहर का उद्गम स्थल पश्चिमी यमुना नहर से, पश्चिमी यमुना नहर से निकलती है। यानी ये यमुना नदी, यहाँ से एक नहर निकाली गई है, उस नहर से भरतपुर नहर का उद्गम स्थल है। निर्माण उसका 1960 से 1964 की अवधि में इसका निर्माण हुआ, नहर का निर्माण। और उद्गम इसका जो सिंचित क्षेत्र है वो भरतपुर जिला है। भरतपुर जिले के ही कुछ गांवों को पीने का पानी और सिंचाई उपलब्ध होती है। तो अपने 3 नहरें कर दी। गुड़गांव नहर, भरतपुर नहर और गंग नहर। अब अगली नहर है नर्मदा नहर। नर्मदा नहर बहुत महत्वपूर्ण नहर है जीके की दृष्टि से। नर्मदा नहर का नाम नर्मदा नदी के आधार पर पड़ा है, क्योंकि इस नहर को नर्मदा नदी से ही पानी मिलता है। राजस्थान और गुजरात राज्य के मध्य नर्मदा नदी के जल के बंटवारे को लेकर हुए समझौते के आधार पर नर्मदा नहर का निर्माण किया गया। इस नहर का जो उद्गम स्थल है वो गुजरात की सरदार सरोवर बांध से है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर निर्मित हैं। तो सरदार सरोवर बांध से हैं। सरदार सरोवर बांध से इसका उद्गम स्थल होता है और राजस्थान में ये जालोर में प्रवेश करती है। नर्मदा नहर, इसकी लंबाई है जो 458 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी लंबाई 74 किलोमीटर है। और जालोर में और
बाड़मेर में ये सिंचाई करती है, यानी जालोर का बीनमाल, जालोर में बीनमाल, सांचौर, बाड़मेर में गुड़ा मालानी और उसके आसपास के, यानी इससे जो सिंचाई होती है वो जालोर और बाड़मेर के लगभग 1200 गांवों को सिंचाई होती है, 1200 गांवों को सिंचाई होती है। राजस्थान में इसकी लंबाई 74 किलोमीटर है, कुल लंबाई इसकी 458 किलोमीटर है। और ये जो 458 किलोमीटर लंबाई है इसका निर्माण गुजरात के द्वारा किया गया है, और राजस्थान के द्वारा जो इस नहर का निर्माण है वो केवल 74 किलोमीटर पार्ट है उसी का किया गया है। अब इस नहर की एक विशेषता है, अब देखो, अब इस नहर का निर्माण क्या है, यानी 2008 में पहली बार इस नहर में पानी छोड़ा गया था, 2008 में पानी छोड़ा गया था पहली बार। और ये पानी जो पहली बार आया वो जालोर के सिलू गांव तक आया था पहली बार। फर्स्ट टाइम जो पानी छोड़ा 2008 में छोड़ा और वो जालोर के सिलू गांव तक आया था। अब ये प्रश्न है जो इस नहर के बारे में कई बार पूछा है, 3-4 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि राजस्थान की वह सिंचाई परियोजना जिससे केवल फव्वारा सिंचाई होगी, फव्वारा सिंचाई से ही होगी, यानी जैसे इंदिरा गांधी नहर से, अन्य नहर से क्यारी सिंचाई होती है, खाड़ा सिंचाई होती है, यानी खेत में खुले ही खाड़े छोड़ दी जाते हैं और समय समय पर इसकी जो भी अंतराल पर उनका जैसे जैसे बारी आती है, पारी आती है, वैसे पानी मिलता है। लेकिन नर्मदा नहर में एक नियम बना दिया गया कि नर्मदा नहर से पानी की उपलब्धता उन्हीं किसानों को होगी जिन्होंने अपने खेत में फव्वारे लगा रखे हैं। तो इस परियोजना से केवल और केवल फव्वारा सिंचाई होगी, फव्वारों के द्वारा ही सिंचाई होगी। तो अपन ने कितनी नहरें कर दी? 4 कर दी, गंग नहर, गुड़गांव नहर, भरतपुर नहर और नर्मदा नहर। ठीक है, अब अगली नहर अपन करेंगे इंदिरा गांधी नहर। अगली नहर है इंदिरा गांधी नहर, बहुत महत्वपूर्ण नहर है एग्जाम की दृष्टि से और राजस्थान की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। यानी पश्चिमी राजस्थान का अगर विकास हुआ है तो इंदिरा गांधी नहर से ही हुआ है। इंदिरा गांधी नहर इंदिरा गांधी नहर, पहले इसका नाम राजस्थान नहर था, 1984 में इसका नाम इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। अब इस नहर का जो निर्माता हैं वो कंवर सेन हैं। राजस्थान में अगर इंदिरा गांधी नहर के जो जनक हैं तो कंवर सेन को माना जाएगा, क्योंकि बीकानेर में पानी की आवश्यकता और पानी की किल्लत को समाप्त करने के लिए कंवर सेन ने इस नहर की रूपरेखा बनाई थी। और 1958 में भारत के गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये तो इनिशियल प्रारंभिक जानकारी थी जो सबको पता है, कंवर सेन पता है 1958, और गोविंद वल्लभ पंत जो भारत के गृह मंत्री थे उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अब इसका जो उद्गम स्थल है उसके बारे में देखते हैं। तो इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम स्थल है, जैसे जो सतलज नहर आती है, सतलज नहर में आकर के व्यास नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? व्यास। और जिस स्थान पर व्यास और सतलज का संगम होता है उसी स्थान पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है हरि के बैराज बांध। हरि के बैराज बांध ये भारत का वेटलैंड एरिया भी है, नमभूमि क्षेत्र, हरि के बैराज, तो ध्यान रखना। तो हरि के बैराज बांध बनाया गया, उस बांध से एक नहर निकाली गई, उसी का नाम है राजस्थान नहर, इंदिरा गांधी नहर।
तो हरिके बैराज से निकली। अब फिर वही प्रश्न उत्पन्न होता है कि पानी किन नदियों का मिलता है। उद्गम स्थल तो रावी, व्यास और सतलज के संगम पर है इसका उद्गम स्थल, हरिके बैराज से। इंदिरा गांधी, अब उद्गम स्थल व्यास और सतलज के संगम पर है, लेकिन इसको जो पानी मिलता है इंदिरा गांधी नहर को, वो रावी और व्यास में राजस्थान का जो हिस्सा है उसमें से मिलता है। रावी और व्यास में जो राजस्थान का हिस्सा है वो हिस्सा इंदिरा गांधी नहर के द्वारा राजस्थान को मिलता है। तो ये ध्यान रखना, ये प्रश्न भी पूछा हुआ है, बड़े एग्जाम में पूछा हुआ, छोटे एग्जाम में नहीं, बड़े बड़े एग्जाम में पूछा हुआ है कि इंदिरा गांधी नहर को पानी किन नदियों से मिलता है, तो रावी और व्यास नदियों से मिलता है, ये ध्यान रखना। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है? हरिके बैराज, ये पंजाब में है, फिरोजपुर के पास, ठीक है। और अब देखो इंदिरा गांधी नहर के दो पार्ट हैं, इंदिरा गांधी नहर के दो पार्ट हैं। दो पार्ट कौन कौन से हैं? एक है राजस्थान फीडर नहर और दूसरा पार्ट है मुख्य नहर। फीडर नहर और मुख्य नहर, ये जगह है जिसका नाम है मसीता वाली हेड। मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ में आएगी। ये इन दोनों पार्ट को विभाजित करने वाला सीमा रेखा है। यानी जो राजस्थान फीडर नहर है उसकी लंबाई 204 किलोमीटर है और शेष 445 किलोमीटर मुख्य नहर की लंबाई है। तो राजस्थान फीडर नहर की लंबाई 204 किलोमीटर, कहाँ से कहाँ तक? उद्गम स्थल से लेकर मसीता वाली हेड तक, उद्गम स्थल से लेकर मसीता वाली हेड तक, हनुमानगढ़ तक है, यानी 204 किलोमीटर। और इसमें से 167 किलोमीटर, यानी 204 में से 167 किलोमीटर राजस्थान में है और बाकी पंजाब में है। और ये जो लंबाई है ये बाड़मेर के गडरा रोड तक की लंबाई है। 445 किलोमीटर मसीता वाली हेड से लेकर गडरा रोड तक की लंबाई है। तो ये ध्यान रखना। तो ये इसकी प्रारंभिक जानकारी थी कि इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, इसकी राजस्थान फीडर नहर की लंबाई कितनी है, मुख्य नहर की लंबाई कितनी है, कहाँ से इसका जीरो पॉइंट कहाँ पर है, गडरा रोड में है। वैसे अभी ये मोहनगढ़ तक ही है, उसके आगे ये मुख्य शाखा नहीं है क्योंकि आगे इसका निर्माण नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें पीछे से जलापूर्ति नहीं होने की वजह से जो मोहनगढ़ से बाद इसका निर्माण नहीं किया गया, वहाँ पर शाखाएं निकाली गई है। थोड़ा ही ध्यान रखना, अपन करेंगे इसको, बाकी कुछ नहीं है, सारे फैक्ट्स हैं। अब ये जो राजस्थान फीडर नहर है, इस फीडर नहर से कोई भी शाखा, लिफ्ट नहर, वितरिका नहीं निकाली गई है। यानी इस वाले भाग से किसी प्रकार की कोई भी शाखा यानी दूसरी नहर, उपनहर, शाखा, वितरिका, लिफ्ट नहर नहीं निकाली गई है। यानी जो भी लिफ्ट नहर है वो मसीता वाली हेड के बाद से ही हैं, इसके बाद से ही लिफ्ट नहर और शाखाएं निकाली गई है, इससे पहले कोई वितरिका और शाखा नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है इसके बारे में। उद्गम स्थल रावी और व्यास के संगम पर है। अब अपन इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहर के बारे में पढ़ेंगे। तो इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट के बारे में कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, यानी लगभग हर एग्ज़ाम में, बड़े जो एग्ज़ाम हुए पिछले 2 सालों में, उसमें लिफ्ट नहर के बारे में प्रश्न पूछे हुए हैं। तो अपन लिफ्ट नहर नक्शे से न करके अपन बिना मानचित्र के करेंगे ताकि बड़ा चित्र बनेगा। अब देखो, ये सतलज नहर,
व्यास और सतलज नदी, इस स्थान पर ये बांध बना हरिके बैराज। यहाँ से ये नहर निकाली गई है। अब इसकी लिफ्ट नहर, बहुत पहले प्रश्न पूछा कि कुल लिफ्ट नहर कितनी है, तो कहीं 6 लिखी हुई है, कहीं 7 हैं। वैसे लिफ्ट नहरों की संख्या 7 है टोटल। तो एक एक को अपन करेंगे। सबसे पहले करते हैं अपन साहवा लिफ्ट नहर। इस लिफ्ट नहर से बीकानेर के कुछ भाग को, चूरू तारानगर के कुछ भाग को सिंचाई होती है, गंगानगर को सिंचाई होती है। गंगानगर, बीकानेर को बहुत कम होती है, केवल के जो उत्तर पूर्व का भाग है कुछ हिस्से में होती है, लेकिन मुख्य रूप से इन 2 में होती हैं। यानी बीकानेर अपन इसको हटा ही दें, गौण है, बिल्कुल ही गौण है बीकानेर। चूरू और गंगानगर को, चूरू में सरदार शहर, तारानगर, इन क्षेत्रों को होती है लिफ्ट नहर, साहवा लिफ्ट नहर से। अब साहवा लिफ्ट नहर की जो लंबाई है वो इंदिरा गांधी नहर से ज़्यादा है। इंदिरा गांधी नहर की जो लंबाई है 649 किलोमीटर है और इसकी जो लंबाई है 666.50 किलोमीटर है, ये ध्यान रखना। और इस नहर का जो उपनाम है वो है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, ये इसका उपनाम है। अगली लिफ्ट नहर है कंवरसेन लिफ्ट नहर। कंवरसेन पुराना नाम लिखते हैं पहले, लूणकरणसर लिफ्ट नहर। इसका नया नाम है कंवरसेन लिफ्ट नहर, जो 1989 में रखा गया था। इस नहर से बीकानेर को पानी मिलता है, बीकानेर को पेयजल और सिंचाई होती है। बीकानेर और मुख्य रूप से बीकानेर को, लूणकरणसर लिफ्ट नहर है, बीकानेर के उत्तर पूर्वी भाग में है ये नहर। अगली लिफ्ट नहर है गजनेर लिफ्ट नहर। गजनेर लिफ्ट, इस नहर का जो दूसरा नाम है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर है। इससे जो पानी मिलता है वो बीकानेर और नागौर को मिलता है। यानी बीकानेर को तो पानी मिलता है पीने और सिंचाई दोनों के लिए, नागौर को मिलता है केवल पीने के लिए। बाकी ये जो है साहवा लिफ्ट नहर है तो चूरू गंगानगर को पीने और सिंचाई दोनों के लिए मिलता है। लूणकरणसर लिफ्ट नहर से बीकानेर को जो पानी मिलता है पीने और सिंचाई दोनों के लिए मिलता है, ठीक है। और गजनेर लिफ्ट नहर से बीकानेर को पीने और पेयजल दोनों के लिए, पीने और सिंचाई दोनों के लिए मिलता है, और नागौर को केवल और केवल पीने के लिए पानी मिलता है। अगली लिफ्ट नहर है कौलायत लिफ्ट नहर। कौलायत लिफ्ट नहर, इस नहर का जो नया नाम है करणी सिंह लिफ्ट नहर है।
करणी सिंह लिफ्ट नहर है और इससे सिंचाई होती है बीकानेर और जोधपुर को। जोधपुर का मतलब जोधपुर शहर नहीं, जोधपुर जिला, जोधपुर जिले को। हाँ, और जो नागौर को जो पानी मिलता है ना इस गजनीर लिफ्ट नहर से, वो नागौर शहर को भी मिलता है। मुख्य रूप से नागौर शहर और नागौर शहर के आसपास के जो गांव हैं उनको मिलता है। और कोलायत लिफ्ट नहर से बीकानेर और जोधपुर को पीने का जोधपुर के जिले के गांवों को पीने का पानी और सिंचाई दोनों उपलब्ध होती है। बात समझ में आ गई। अगली नहर जो है वो बांगड़सर लिफ्ट नहर है। बांगड़सर लिफ्ट नहर, इसके दो उपनाम हैं, एक हैं बेरुदान छालानी लिफ्ट नहर और वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। इससे जो सिंचाई होती है वो बीकानेर और जैसलमेर को होती है। बीकानेर और जैसलमेर को सिंचाई होती है। तो ये ध्यान रखना। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, 2 लिफ्ट नहर और रही है। इनके उपनाम ध्यान रखना है, क्रम भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब देखो, अब ये बात समझ आ गई इसको। अब अगली जो लिफ्ट नहर है फलोदी लिफ्ट नहर। फलोदी लिफ्ट नहर, उपनाम पता है, गुरु जाम्बेश्वर या जाम्बोजी लिफ्ट नहर। वैसे गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर है नाम इसका, अब जाम्बोजी भी कह सकते हो आप। फलोदी लिफ्ट नहर, सिंचाई बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिलों में। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, जब सातों लिफ्ट नहर हो जाएगी तो अब उन लिफ्ट नहरों को छांटना है जो बीकानेर में है। देखो सबसे ज़्यादा बीकानेर मिलेगी, 1 2 3 4, और यानी 4 लिफ्ट नहर हैं वो अभी तक बीकानेर में आई हैं इन 6 में से, ठीक है। समझ में आ गई। अब इसको अगली नहर लिफ्ट नहर है पोखरण लिफ्ट नहर। इसका उपनाम है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। सिंचित जिलों में, बीकानेर नहीं आएगा इसमें, जैसलमेर और बाड़मेर। तो ये 7 लिफ्ट नहर हुई, 1 2 3 4 5 6 और 7, जो भी वर्तमान में इन नहरों में सिंचाई होती है, ठीक है। तो इसको भी उतार लो। अब देखो, लिफ्ट नहर के अलावा इसकी कुछ शाखाएं भी हैं जो नहर के पश्चिम में निकाली गई हैं ज़्यादातर, और एक पूर्व में है। शाखाएं, पूर्व में शाखा है जिसका नाम है रावतसर शाखा या रावतसर प्रणाली। रावतसर शाखा या रावतसर प्रणाली ये पूर्व में है। बाकी है और वो सारी की सारी पश्चिम में है, ये ध्यान रखना। अब कौन कौन सी है? सूरतगढ़ शाखा, सूरतगढ़ शाखा कहाँ पर है? गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों में आएगी, लेकिन मुख्य रूप से गंगानगर में आएगी। दूसरी है अनूपगढ़, ये गंगानगर में आएगी। पूगल शाखा, दंतौर शाखा, ये पता ही है आपको, पूगल और दंतौर बीकानेर में।
बिरसलपुर शाखा, ये बीकानेर में है, पश्चिम में। चारणवाली शाखा, ये बीकानेर में है। और शहीद बीरबल शाखा, बीरबल गंगानगर के रहने वाले थे, रायसी नगर के, जो आज़ादी से पहले ध्वज की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे, बीरबल शाखा। तो देखो ये 2 शाखाएं हैं गंगानगर में, ये 4 शाखाएं हैं बीकानेर में, और ये हैं जैसलमेर में। अब प्रश्न क्या आता है कि इंदिरा गांधी नहर पर कौन सी वितरिका या शाखा प्रणाली पश्चिम में है? तो ये सारी पश्चिम आ जाएगी, 1, 2, 3 या 1 हो सकती है ऑप्शन के अनुसार। एकमात्र शाखा है जो पूर्व में है वो रावतसर शाखा है, इनको भी आप उतार सकते हो सारों को। ये शाखाएं प्रारंभिक हैं। इसके अलावा जैसलमेर में डिग्गा शाखा, लीलवा शाखा, ये शाखाएं भी जैसलमेर में निकाली गई है। इसके अलावा सागरमल, गोपा शाखा, ये शाखाएं जैसलमेर में हैं, जहां इसका अंतिम छोर है। वैसे अंतिम छोर तो गडरा रोड तक है, लेकिन गडरा रोड तक अभी मुख्य शाखा पहुंची नहीं है, तो ये भी आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे। तो देखो अपने आज राजस्थान की नहर परियोजनाओं के बारे में किया है। अगर आप राजस्थान का जीके और अच्छा स्ट्रांग मजबूत करना चाहते हो तो आपको एक ही काम करना है, आपको इन चैनल को बार बार, वीडियो को बार बार देखें, कॉपी में नोट करें, नक्शे में नोट करें, और अधिक आपको व्यापक रेफरेंस चाहिए, अच्छे से और ज़्यादा स्ट्रांग तैयारी करना चाहते हो, पढ़ाने के उद्देश्य से पढ़ना चाहते हो, तो आप गरुड़ प्रकाशन की बुक्स को पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगले टॉपिक में राजस्थान के बांधों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।